सादत हसन मंटो का ये अफसाना, इसका उन्वान है हद तक। दिन भर की थकी मांदी वो अभी अभी अपने बिस्तर पर लेटी थी और लेटते ही सो गई। म्यूनिसिपल कमेटी का दरोगा सफाई, जिसे वो सेठ जी के नाम से पुकारा करती थी, अभी अभी उसकी हड्डियां पसलियां झंझोड़ कर शराब के नशे में चूर घर वापस गया था। वो रात को यहीं पर ठहर जाता, मगर उसे अपनी धर्मपत्नी का बहुत ख्याल था, जो उससे बेहद प्रेम करती थी। वो रुपए जो उसने अपनी जिस्मानी मशक्कत के बदले इस दारोगा से वसूल किए थे, उसकी चुस्त और थूक भरी चौली के नीचे से ऊपर को उभरे हुए थे। कभी कभी सांस के उतार चढ़ाव से चांदी के ये सिक्के खनखनाने लगते और उसकी खनखनाहट उसके दिल की गैर आहंग धड़कनों में घुल मिल जाती। ऐसा मालूम होता कि इन सिक्कों की चांदी पिघलकर उसके दिल के खून में टपक रही है। उसका सीना अंदर से तप रहा था। ये गर्मी कुछ तो उस ब्रांडी के बायस थी जिसका अद्धा दरोगा अपने साथ लाया था, और कुछ इस ब्योड़ा का नतीजा था जिसका सोडा खत्म होने पर दोनों ने पानी मिलाकर पिया था। वो सागवान के लंबे और चौड़े पलंग पर ऊंधे मुंह लेटी थी। उसकी बाहें, जो कांधों तक नंगी थीं, पतंग की इस काम की तरह फैली हुई थी जो ओस में भीग जाने के बायस पतले कागज से जुदा हो जाए। दाएं बाजू की बगल में शिकन आलूद गोश्त उभरा हुआ था, जो बार बार मोड़ने के बायस नीली रंगत इख्तियार कर गया था, जैसे नुची हुई मुर्गी की खाल का एक टुकड़ा वहां पर रख दिया गया हो। कमरा बहुत छोटा था, जिसमें बेशुमार चीजें बेतरतीबी के साथ बिखरी हुई थीं। 3-4 सूखे सड़े चप्पल पलंग के नीचे पड़े थे, जिनके ऊपर मुंह रखकर एक खारिश सदा कुत्ता सो रहा था और नींद में किसी गैर मरी चीज को मुंह चढ़ा रहा था। इस कुत्ते के बाल जगह जगह से खारिश के बायस उड़े हुए थे। दूर से अगर कोई इस कुत्ते को देखता तो समझता कि पैर पूंछने वाला पुराना टाट दोहरा करके जमीन पर रखा है। उस तरफ छोटे से दीवार गिर पर सिंगार का सामान रखा था। गालों पर लगाने की सुर्खी, होंठों की सुर्ख बत्ती, पाउडर, कंघी, लोहे के पिन, जो वो गालिबन अपने जूड़े में लगाया करती थी। पास ही एक लंबी खोंटी के साथ सब्ज तोते का पिंजरा लटक रहा था, जो गर्दन को अपनी पीठ के बालों में छुपाए सो रहा था। पिंजरा कच्चे अमरूद के टुकड़ों और गले हुए संतरे के छिलकों से भरा पड़ा था। इन बदबूदार टुकड़ों पर छोटे छोटे काले रंग के मच्छर या पतंग उड़ रहे थे। पलंग के पास ही बैठ की एक कुर्सी पड़ी थी, जिसकी पुश्त सर टेकने के बायस बेहद मैली हो रही थी। इस कुर्सी के दाएं हाथ को एक खूबसूरत तपाई थी, जिस पर हिज मास्टर्स वॉइस का पोर्टेबल ग्रामोफोन पड़ा था। इस ग्रामोफोन पर मुंडे हुए काले कपड़े की बहुत बुरी हालत थी। संग आलूद सुइयां तिपाई के अलावा कमरे के हर कोने में बिखरी हुई थी। इस तिपाई के अलावा ऊपर दीवार पर 4 फ्रेम लटक रहे थे, जिनमें मुख्तलिफ आदमियों की तस्वीरें जुड़ी थी। इन तस्वीरों से जरा हटकर, यानी दरवाजे में दाखिल होते ही बाएं तरफ की दीवार के कोने में गणेश जी की सुर्ख रंग की तस्वीर, जो ताजा और सूखे हुए फूलों से लदी हुई थी। शायद यह तस्वीर कपड़े के किसी थान से उतारकर फ्रेम में जुड़ाई गई थी। इस तस्वीर के साथ छोटे से दीवारगीर पर, जो कि बेहद चिकना हो रहा था, तेल की एक प्याली धरी थी, जो दिए को रोशन करने के लिए रखी गई थी। पास ही दिया पड़ा था, जिसकी लू हवा बंद होने के बायस माथे के तिलक के मानंद सीधी खड़ी थी। इस दीवारगीर पर रुई की छोटी बड़ी मरोड़ियां भी पड़ी थी। जब वो बोहनी करती थी तो दूर से गणेश जी की इस मूर्ति से रुपए छवाकर और फिर अपने माथे के साथ लगाकर उन्हें अपनी चोली में रख लिया करती थी। उसकी छातियां चूंकि काफी उभरी हुई थीं, इसलिए वो जितने रुपए भी अपनी चोली में रखती महफूज पड़े रहते। अलबत्ता कभी कभी जब मादो पोने से छुट्टी लेकर आता तो उसे अपने कुछ रुपए पलंग के पाए के नीचे उस छोटे से घड़े में छुपाना पड़ते थे, जो उसने खास इस काम की गरज से खोदा था। माधो से रुपए महफूज रखने का यह तरीका सुगंधी को रामलाल दलाल ने बताया था। उसने जब यह सुना कि माधो पुणे से आकर सुगंधी पर धावे बोलता है, तो कहता था, इस साले को तूने कब से यार बनाया है? ये बड़ी अनोखी आशिकी माशूकी है। एक पैसा अपनी जेब से निकालता नहीं और तेरे साथ मजे उड़ाता रहता है। मजे अलग रहे तो इससे कुछ ले भी मरता है। सुगंधी, मुझे कुछ दाल में काला नजर आता है। ये कहकर रामलाल दलाल ने, जो बम्बई शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वाली 120 छोकरियों का धंधा करता था, सुगंधी को बताया, साली अपना धन यूं ना बर्बाद कर, तेरे अंग पर से ये कपड़ा भी उतार कर ले जाएगा वो तेरी माँ का यार। इस पलंग के पाए के नीचे छोटा सा गड़ा खोद कर आज सुबह से एक धेले का मुंह नहीं देखा। बाहर वाले से कहकर एक कप चाय और अफलातून बिस्कुट तो मंगवा। भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, समझी?
बहुत नाजुक वक्त आ गया है, समझी, बहुत नाजुक वक्त आ गया है मेरी जान। इस साली कांग्रेस ने, जब तेरे यहाँ कभी रात की खाली की हुई बोतल देखता हूँ और दारू की बात सुनता हूँ तो जी चाहता है तेरी जोन में चला जाऊं। सौगंधी को अपने जिस्म में सबसे ज्यादा अपना सीना पसंद था। एक बार जमुना ने उससे कहा था, नीचे से इन बम के गोलों को बांध के रखा कर, अंगिया पहनेगी तो इनकी सख्ताई ठीक रहेगी। सौगंधी ये सुनकर हंसती। जमुना तो सबको अपने श्री का समझती है। 10 रुपए में लोग तेरी बोटियां तोड़कर चले जाते हैं, तू तो समझती है का हाथ। अरे हाँ, कल की बात तुझे सुनाऊं। रामलाल रात के 2 बजे एक पंजाबी को लाया। रात का 30 रुपए तय हुआ। जब सोने लगे तो मैंने बत्ती बुझा दी। अरे वो तो डरने लगा। सुनती हो जमुना, तेरी कसम, अंधेरा होते ही उसका सारा ठाठ किकरा हो गया। वो डर गया। मैंने कहा, चलो चलो, देर क्यों करते हो, 3 बजने वाले हैं, अब दिन चढ़ आएगा। बोला, रोशनी करो, रोशनी करो। मैंने कहा, ये रोशनी क्या हुआ? बोला, लाइट लाइट। उसकी भिंची हुई आवाज सुनकर मुझसे हंसी ना रुकी। भाई मैं तो लाइट ना करूंगी। और ये कहकर मैंने उसकी गोश्त भरी रान की चुटकी ली, तड़प कर उठ बैठा और लाइट ऑन कर दी। मैंने झट से चादर ओढ़ ली और कहा, तुझे शर्म नहीं आती मर्दवे? वो पलंग पर आया तो मैं उठी और लपक कर लाइट बुझा दी। वो फिर घबराने लगा। तेरी कसम, बड़े मजे में रात कटी, कभी अंधेरा कभी उजाला, कभी उजाला कभी अंधेरा। ट्राम की खड़खड़ हुई तो पतलून वतलून पहनकर वो उठ भागा। साले ने 30 रुपए सट्टे में जीते होंगे जो यूं मुफ्त दे गया। जमुना तू बिल्कुल है, बड़े बड़े गुर याद है मुझे इन लोगों को ठीक करने के लिए। सौगंधी को वाकई बहुत सी थी। एक अगर आदमी शरीफ हो, ज्यादा बातें ना करने वाला हो, तो इससे खूब शरारतें करो, अनगिनत बातें करो, उसे छेड़ो, सताओ, उसके गुदगुदी करो, उससे खेलो। अगर दाढ़ी रखता हो तो उसमें उंगलियों से कंघी करते करते 2-4 बाल भी नोच लो। पेट बड़ा हो तो थपथपाओ। उसको इतनी मोहलत ही ना दो कि अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ करने पाए। वो खुश खुश चला जाएगा और रकम भी बची रहेगी। ऐसे मर्द जो गुपचुप रहते हैं बड़े खतरनाक होते हैं बहन, हड्डी पसली तोड़ देते हैं अगर उनका दाव चल जाए। सौगंधी इतनी चालाक नहीं थी जितनी खुद को जाहिर करती थी। उसके ग्राहक बहुत कम थे। गायत दर्जा जज्बाती लड़की थी। यही वजह है कि वो तमाम गुर जो उसे याद थे उसके दिमाग से फिसलकर उसके पेट में आ जाते थे, जिस पर एक बच्चा पैदा करने के बायस कई लकीरें पड़ गई थी। उन लकीरों को पहली मर्तबा देखकर उसे ऐसा लगा था कि उसके खारिशज़दा कुत्ते ने अब कोई कोमल बोल उससे कहता तो झट पिघल कर वो अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाती। गो मर्द और औरत के जिस्मानी मिलाप को उसका दिमाग बिल्कुल फजूल समझता था, मगर इसके जिस्म के बाकी अज़ा उन्हें झंझोड़ कर, उन्हें मारकर सुलाने पर मजबूर कर दे। ऐसी नींद जो थक कर चूर चूर हो जाने के बाद आए, कितनी मजेदार होती है। वो बेहोशी जो मार खाकर बंद बंद ढीले हो जाने पर तारी होती है, कितना आनंद देती है। कभी ऐसा होता है कि तुम हो और कभी ऐसा होता है कि तुम नहीं हो, और इस होने और ना होने के बीच में कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि तुम हवा में बहुत ऊंची जगह लटकी हुई हो। ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएं हवा, फिर इस हवा में दम घुटना भी एक खास मजा देता है। बचपन में जब वो आंख मिचोली खेला करती थी और अपनी माँ का बड़ा संदूक खोलकर उसमें छुप जाया करती थी, काफी हवा में दम घुटने के साथ साथ पकड़े जाने के खौफ से वो तेज धड़कन जो उसके दिल में पैदा हो जाया करती थी, कितना मजा दिया करती थी। सौगंधी चाहती थी कि अपनी सारी जिंदगी किसी ऐसे ही संदूक में छुपकर गुजार दे जिसके बाहर ढूंढने वाले फिरते रहे। कभी कभी उसको ढूंढ निकालें ताकि वो भी उनको ढूंढने की कोशिश करे। ये जिंदगी जो वो 5 बरस से गुजार रही थी, आंख मचोली ही तो थी। कभी वो किसी को ढूंढ लेती थी, बस यूं ही उसका जीवन बीत रहा था। वो खुश थी इसलिए कि उसको खुश रहना पड़ता था। हर रोज रात को कोई ना कोई मर्द उसके चौड़े सागवानी पलंग पर होता था और 4 गुर याद थे इस बात का हर बार तहैया करने पर भी कि वो इन मर्दों की कोई ऐसी वैसी बात नहीं मानेंगी और उनके साथ बड़े रूखेपन के साथ पेश आएगी। हमेशा अपने जज्बात के धारे में बह जाया करती थी और फक्त एक प्यासी औरत रह जाया करती थी। हर रोज रात को उसका पुराना या नया मुलाकाती उससे कहा करता था, सुगंधी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और सुगंधी ये जानबूझकर भी कि वो झूठ बोलता है बस मौन हो जाती थी और ऐसा महसूस करती थी जैसे सचमुच उससे प्रेम किया जा रहा है। प्रेम कितना सुंदर बोल है। वो चाहती थी उसको पिघलाकर अपने सारे अंगों पर मल ले, उसकी मालिश करे ताकि ये सारे का सारा उसके मसामों में रच जाए, या फिर वो खुद उसके अंदर चली जाए।
सीमेंट सिमटाकर उसके अंदर दाखिल हो जाए और ऊपर से ढकना बंद कर दे। कभी कभी जब प्रेम किए जाने का जज्बा उसके अंदर बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता तो कई बार उसके जी में आता कि अपने पास पड़े हुए आदमी को गोद ही में लेकर थपथपाना शुरू कर दे और लोरियां देकर उसे गोद ही में सुलाते। प्रेम कर सकने की अहलियत उसके अंदर इस कदर ज्यादा थी कि हर उस मर्द से जो उसके पास आता था वो मोहब्बत कर सकती थी और फिर उसको निभा भी सकती थी। अब तक 4 मर्दों से भटक रही थी। हर वक्त ये एहसास उसके दिल में मौजूद रहता था कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये अच्छापन मर्दों में क्यों नहीं होता। ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। एक बार आईना देखते हुए बेख्तियार उसके मुंह से निकल गया था, सुगंधी, तो इससे जमाने ने अच्छा सलूक नहीं किया। ये जमाना यानी 5 वर्षों के दिन और उनकी रातें उसके जीवन के हर तार के साथ वाबस्ता थे। वो उस जमाने से उसको खुशी नसीब नहीं हुई थी जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में मौजूद थी। ताहम उसे कौन से महल खड़े करना थे जो रुपए पैसे का लालच करती। 10 रुपए उसका आम निर्ख था जिसमें से 2.5 रुपए रामलाल अपनी दलाली के काट लेता था। 7.5 रुपए उसे रोज मिल ही जाया करते थे जो उसकी अकेली जान के लिए काफी थे। और माधु जब पुणे से बकौल रामलाल दलाल सुगंधी पर धावे बोलने के लिए आता था तो वो 10-15 रुपए खराज भी अदा करती थी। ये खराज सिर्फ इस बात का था कि सुगंधी को उससे कुछ वो हो गया था। रामलाल दलाल ठीक कहता था, उसमें ऐसी बात जरूर थी जो सुगंधी को भा गई थी। अब उसको छुपाना क्या, बात ही क्यों नहीं, बता ही क्यों नहीं दे। सुगंधी से जब माधु की पहली मुलाकात हुई तो उसने कहा था, तुझे लाज नहीं आती अपना भाव करते, जानती है तू मेरे साथ किस चीज का सौदा कर रही है और मैं तेरे पास क्यों आया हूँ। छी छी छी। 10 रुपए और जैसा कि तू कहती है 2.5 रुपयों में तू मुझे ऐसी चीज देने का वचन देती है जो तू, पर तुझे क्या इस वक्त इसी घड़ी मर्द चाहिए। मुझे तो कोई औरत भी भा जाएगी, पर क्या मैं तुझे जचता हूँ। तेरा मेरा नाता ही क्या है, कुछ भी नहीं। बस ये 10 रुपए जिनमें से 2.5 दलाली में चले जाएंगे और बाकी इधर उधर बिखर जाएंगे। तेरे और मेरे बीच में मन कुछ और सोचता है, मेरा मन कुछ और। क्यों ना कोई ऐसी बात करे कि तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी। पुणे में हवालदार हूँ, महीने में एक बार आया करूंगा 3-4 दिन के लिए। ये धंधा छोड़, मैं तुझे खर्च दे दिया करूंगा। क्या भाड़ा है इस खोली का। माधव ने और भी बहुत कुछ कहा था जिसका असर सुगंधी पर इस कदर ज्यादा हुआ था कि वो चंद लम्हात के लिए खुद को हवालदारनी समझने लगी। बात करने के बाद माधव ने उसके कमरे की बिखरी हुई चीजें करीने से रखी थी और नंगी तस्वीरें जो सुगंधी ने अपने सराहने लटका रखी थी बिना पूछे गिछे फाड़ दी थी और कहा था, सुगंधी भाई मैं ऐसी तस्वीरें यहाँ नहीं रखने दूंगा। और पानी का ये घड़ा देखना कितना मैला है और ये चिथड़े, ये चंदियां, उफ कितनी बुरी बास आती है, उठा के बाहर फेंक इनको। और तूने अपने बालों का सत्यानाश कर रखा है। और 3 घंटे की बातचीत के बाद इस वक्त तक किसी ने भी कमरे में बदबूदार चिथड़ों, मैले घड़े और न था और ना कभी किसी ने उसको ये महसूस करने का मौका दिया था कि उसका एक घर है जिसमें घरेलूपन आ सकता है। लोग आते थे और बिस्तर तक की गलाजत को महसूस किए बगैर चले जाते थे। कोई सुगंधी से ये नहीं कहता था, देख देख तो आज तेरी नाक कितनी लाल हो रही है, कहीं जुकाम ना हो जाए तुझे, ठहर मैं तेरे वास्ते दवा लाता हूँ। माधव कितना अच्छा था, उसकी हर बात 52 तोला और पाव रत्ती की थी। क्या खरी खरी सुनाई थी उसने सुगंधी को। उसे महसूस होने लगा कि उसे माधव की जरूरत है, चनाचे इन दोनों का संबंध हो गया। महीने में एक बार माधव पुणे से आता था और वापस जाते हुए हमेशा सुगंधी से कहा करता था, देख सुगंधी, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने एक बार भी किसी मर्द को अपने यहाँ ठहराया तो चुटिया से पकड़कर खोली का। ना माधव ने कभी पूना से खर्च भेजा था और ना सुगंधी ने अपना धंधा बंद किया था। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है। ना सुगंधी ने, ये माल तेरे पास कहाँ से आता है जबकि मैं तुझे कुछ देता ही नहीं। दोनों झूठे थे, दोनों एक मलम्मा की हुई जिंदगी बसर कर रहे थे। एक सुगंधी, लेकिन सुगंधी खुश थी। जिसको असल सोना ना मिले वो मुलम्मा किए हुए गहनों पर ही राजी हो जाया करता है। इस वक्त सुगंधी थकी मांदी सो रही थी। बिजली का कुमकुमा जिसे ऑफ करना वो भूल गई थी, उसके सर के ऊपर लटक रहा था। उसकी तेज रोशनी उसकी मुंदी हुई आंखों के सामने
टकरा रही थी, मगर वो गहरी नींद सो रही थी। सुगंधी के ख्वाब आलूद कानों में दस्तक बिनबिनाहट बनकर पहुंची। दरवाजा जब जोर से खटखटाया गया तो चौंक कर उठ बैठी। दो मिली जुली शराबों और दांतों के रेखों में फंसे हुए मछली के रेजों ने उसके मुंह के अंदर ऐसा लुआब पैदा कर दिया था जो बेहद कसैला और लेसदार था। धोती के पल्लू से उसने ये बदबूदार लुआब साफ किया और आंखें मलने लगी। पलंग पर वो अकेली थी। झुककर उसने पलंग के नीचे देखा। नींद में किसी गैर मरी चीज को मुंह चढ़ा रहा था और तो बिस्तर पर सुगंधी बिस्तर पर से ऊंचा डोंगा घटाघट पीकर उसने दरवाजे का पट थोड़ा सा खोला और कहा, रामलाल। रामलाल जो बाहर दस्तक देते हुए थक गया था, भिन्ना कर कहने लगा, तुझे सांप सूंघ गया था या क्या हो गया था? कहाँ मर गई थी? फिर आवाज दबाकर उसने होले से कहा, अंदर कोई है तो नहीं? जब सुगंधी ने कहा नहीं, तो रामलाल की आवाज फिर ऊंची हो गई, तो दरवाजा क्यों नहीं खोलती? बेहद हो गई है, क्या नींद पाई है? यूं एक एक छोकरी उतारने में 2-2 घंटे सर खपाना पड़े तो मैं अपना धंधा कर चुका। अब तू मेरा मुंह क्या देखती है? झटपट ये धोती उतारकर वो फूलों वाली साड़ी पहन, पाउडर वाउडर लगा मेरे साथ। बाहर मोटर में एक सेठ बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल चल एकदम जल्दी कर। सुगंधी आराम कुर्सी पर बैठ गई और रामलाल आईने के सामने अपने बालों में कंघी करने लगा। लाल, आज मेरा जी अच्छा नहीं। रामलाल ने कंघी दीवार गिर पर रख दी और मुड़कर कहा, तो पहले ही कह दिया होता। सुगटियों पर बाम मलते हुए गलतफहमी दूर कर दी। वो बात नहीं रामलाल, ऐसे ही मेरा जी अच्छा नहीं, बहुत पी गई। रामलाल के मुंह में पानी भर आया। थोड़ी बची हो में दर्द ही क्यों होता? देख रामलाल, वो जो बाहर मोटर में बैठा है उसे अंदर ही ले आओ। रामलाल ने जवाब दिया, नहीं भाई, वो अंदर नहीं आ सकते। जेंटलमैन आदमी है, वो तो मोटर के गली के बाहर खड़ी करते हुए घबराते थे। तू कपड़े वपड़े पहन ले और जरा। 7.5 रुपए का सौदा था। सुगंधी इस हालत में, जबकि उसके सर में शिद्दत से दर्द हो रहा था, कभी कबूल ना करती, मगर उसे रुपयों की सख्त जरूरत थी। उसकी साथ वाली खोली में एक मद्रासी औरत रहती थी जिसका खावंद मोटर के नीचे आकर मर गया था। उस औरत को अपनी जवान लड़की समेत वतन जाना था, लेकिन उसके पास चूंकि किराया ही नहीं था, इसलिए वो कसम पुर्सी की हालत में पड़ी थी। सौगंधी ने कल ही उसको ढारस दी थी और उससे कहा था, बहन तू चिंता ना कर, मेरा मर्द पुणे से आने ही वाला है, मैं उससे कुछ रुपए लेकर तेरे जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। माधो पूना से आने वाला था, मगर रुपयों का बंदोबस्त तो सुगंधी को ही करना था। चुनाचे वो उठी और जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील करने लगी। 5 मिनटों में उसने धोती उतारकर फूलों वाली साड़ी पहनी और गालों पर सुर्खी पाउडर लगाकर तैयार हो गई। गड़े के ठंडे पानी का एक और डोंगा पिया और रामलाल के साथ हो ली। गली, जो के छोटे शहर, बिल्कुल खामोश थी। गैस के वो लैंप जो खंभों पर जुड़े थे, पहले की निस्बत बहुत धुंधली रोशनी दे रहे थे। जंग के बायस उनके शीशों को गदला कर दिया गया था। इस अंधी रोशनी में गली के आखिरी सिरे पर एक मोटर नजर आ रही थी। कमजोर रोशनी में इसे स्याह रंग की मोटर का साया सा नजर आया और रात के पिछले पहर की भेदों भरी खामोशी। सुगंधी को ऐसा लगा कि उसके सर का दर्द पर भी छा गया है। एक कसैलापन उसे हवा के अंदर भी महसूस होता था, जैसे बरांडी और ब्योड़ा की बात से वो बोझल हो रही है। आगे बढ़कर रामलाल ने मोटर के अंदर बैठते हुए आदमियों से कुछ कहा। इतने में जब सुगंधी मोटर के पास पहुंच गई तो रामलाल ने एक तरफ हटकर कहा, लीजिए। मुखातब होकर कहा, सुगंधी इधर आओ, सेठ जी बुलाते हैं। सुगंधी साड़ी का एक किनारा अपनी उंगली पर लपेटती हुई आगे बढ़ी और मोटर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। सेठ साहब ने बैटरी उसके चेहरे के पास रोकी। उस रोशनी ने सुगंधी की खुमार आलूद आंखों में चकाचौंध पैदा की। बटन दबाने की आवाज पैदा हुई और बुझ गई। साथ ही सेठ के मुंह से ऊं निकला। फिर एकदम मोटर का इंजन फड़फड़ाया और कहा, ये जा वो जा। सुगंधी कुछ सोचने भी ना पाई थी कि मोटर चल दी। उसकी आंखों में अभी तक बैटरी की तेज रोशनी घुसी हुई थी। वो ठीक तरह से सेठ का चेहरा भी तो ना देख सकी थी। ये आखिर हुआ क्या है? ऊं क्या मतलब था जो अभी तक उसके कानों में भिनभिना रही थी? क्या क्या? रामलाल दलाल की आवाज सुनाई दी, पसंद नहीं किया तुझे? अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, 2 घंटे मुफ्त में ही बर्बाद किए। यह सुनकर सुगंधी की टांगों में, उसकी बाहों में, उसके हाथों में एक जबरदस्त हरकत का मतलब यह था कि उसने मुझे पसंद नहीं किया। उसकी गाली उसके पेट के अंदर से उठी और जुबान की नोक पर आकर रुक गई। वो आखिर गाली किसे देती? मोटर तो जा चुकी थी। उसकी दुम की सुर्ख बत्ती उसके सामने बाजार के अंधेरे में डूब रही थी और सुगंधी को ऐसा महसूस हो रहा था
कि ये लाल लाल अंगारा ऊँ है जो उसके मुंह में बरमे की तरह उतरा चला जा रहा है। उसके जी में आया कि जोर से पुकारे, ओ सेठ, जरा मोटर रोकना अपनी। और वो सेठ खड़ी है उसकी जात पर बहुत दूर निकल चुका था। वो सुनसान बाजार में खड़ी थी। फूलों वाली साड़ी जो वो खास खास मौकों पर पहना करती थी, रात के पिछले पहर की हल्की हल्की हवा से लहरा रही थी। यह साड़ी और उसकी रेशमी सरसराहट सुगंधी को कितनी बुरी मालूम होती थी। वो चाहती थी कि साड़ी के चिथड़े उड़ा दे, क्योंकि साड़ी हवा में लहरा लहरा कर ऊँ ऊँ कर रही थी। गालों पर उसने पाउडर लगाया था और होंठों पर सुर्खी। जब उसे ख्याल आया कि ये श्रृंगार उसने अपने आप को पसंद कराने के वास्ते किया था, तो शर्म के मारे उसे पसीना आ गया। यह शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने कुछ सोचा। मैंने उस मोए को दिखाने के लिए थोड़ी अपने आप को सजाया था, ये तो मेरी आदत है। मेरी क्या, सबकी यही आदत है। पर ये रात के 2 बजे और रामलाल दलाल और ये बाजार और वो मोटर और बैटरी की चमक, ये सोचते ही रोशनी के धब्बे उसकी हद्दे निगाह तक फिजा में इधर उधर तैरने लगे और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट उसे हवा के हर झोंके में सुनाई देने लगी। उसके माथे पर बाम का लेप, जो श्रृंगार करने के दौरान में बिल्कुल हल्का हो गया था, पसीना आने के बायस उसके मसामों में दाखिल होने लगा और सुगंधी को अपना माथा किसी और का माथा मालूम हुआ। जब हवा का एक झोंका उसके अर्कालूद माथे के पास से गुजरा, तो उसे ऐसा लगा कि सर्द 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 टीन का टुकड़ा काटकर उसके माथे के साथ चिस्पा कर दिया गया है। सर में दर्द वैसे का वैसा मौजूद था, मगर ख्यालात की भीड़ भाड़ और उनके शोर ने उस दर्द को अपने नीचे दबा रखा था। सुगंधी ने कई बार इस दर्द को अपने ख्यालात के नीचे से निकालकर ऊपर लाना चाहा, मगर नाकाम रही। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह उसका अंग अंग दुखने लगे, उसके सर में दर्द हो, उसकी टांगों में दर्द हो, उसके पेट में दर्द हो, उसकी बाहों में दर्द हो, ऐसा दर्द कि वो सिर्फ दर्द ही का ख्याल करे और सब कुछ भूल जाए। ये सोचते सोचते उसके दिल में कुछ हुआ। क्या ये दर्द था? एक लम्हे के लिए उसका दिल सिकुड़ा और फिर फैल गया। ये क्या था? लानत, ये तो वही ऊँ थी जो उसके दिल के अंदर कभी सिकुड़ती थी और कभी फैलती थी। घर की तरफ सुगंधी के कदम उठते ही थे कि रुक गए और वो ठहर कर सोचने लगी। रामलाल दलाल का ख्याल है कि उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। शक्ल का तो उसने जिक्र ही नहीं किया। उसने तो ये कहा था, सुगंधी तुझे पसंद नहीं किया। उसे उसे सिर्फ मेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई तो क्या हुआ? मुझे भी तो कई आदमियों की शक्ल पसंद नहीं आती। वो जो अमावस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी। क्या मैंने नाक मुंह नहीं चढ़ाई थी? जब वो मेरे साथ सोने लगा था तो मुझे घिन नहीं आई थी? क्या मुझे अब काई आते आते नहीं रुक गई थी? ठीक है, पर सुगंधी, तूने उसे धुतकारा नहीं था, तूने उसको ठुकराया नहीं था। इस मोटर वाले सेठ ने तो तेरे मुंह पर थूका है। ऊँ, इस ऊँ का और मतलब ही क्या है? यही कि उस छछूंदर के सर में चंबेली का तेल, ऊँ, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे रामलाल, तू ये छिपकली कहाँ से पकड़ कर ले आया है? इस लौंडिया की इतनी तारीफ कर रहा है तू। 10 रुपए और ये औरत, खच्चर क्या बुरी है? सौगंधी सोच रही थी और उसके पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक गर्म लहरें दौड़ रही थी। उसको कभी अपने आप पर गुस्सा आता था, कभी रामलाल दलाल पर, जिसने रात के 2 बजे उसे बेआराम किया, लेकिन फौरन ही दोनों को बेकसूर पाकर वो सेठ का ख्याल करती थी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें, उसके कान, उसकी बाहें, उसकी टांगे, उसका सब कुछ मुड़ता था कि उस सेठ को कहीं देख पाए। उसके अंदर यह ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से पैदा हो रही थी कि जो कुछ हो चुका है एक बार फिर हो, सिर्फ एक बार। वो होले होले मोटर की तरफ बढ़े, मोटर के अंदर से एक हाथ बैटरी निकाले और उसके चेहरे पर रोशनी फेंके। ऊँ की आवाज आए और वो सुगंधी अंधाधुंध अपने दोनों पंजों से उसका मुंह नोचना शुरू कर दे, वहशी बिल्ली की तरह झपटे और अपनी उंगलियों के सारे नाखून जो उसने मौजूदा फैशन के मुताबिक बढ़ा रखे थे, उस सेठ के गालों में गाड़ दे, बालों से पकड़कर उसे बाहर घसीट ले और धड़ाधड़ मुक्के मारना शुरू कर दे और जब थक जाए तो रोना शुरू कर दे। रोने का ख्याल सुगंधी को सिर्फ इसलिए आया कि उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी की शिद्दत के बायस 3-4 बड़े बड़े आंसू बन रहे थे। एकाएकी सुगंधी ने अपनी आंखों से सवाल किया, तुम रोती क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है कि टपकने लगी हो? आंखों से क्या हुआ? सवाल चंद
आंखों से किया हुआ सवाल चंद लम्हात तक उन आंसुओं में तैरता रहा जो अब पलकों पर कांप रहे थे। सुगंधी इन आंसुओं में से देर तक उस खला को घूरती रही जिधर सेठ की मोटर गई थी। फड़ फड़ फड़, ये आवाज कहाँ से आई? सुगंधी ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन किसी को ना पाया। अरे ये तो उसका दिल फड़फड़ाया था। वो समझी थी मोटर का इंजन बोल रहा है। उसका दिल, ये क्या हो गया था उसके दिल को? आज ही रोग लग गया था उसे। अच्छा भला चलता चलता एक जगह रुककर धड़ धड़ क्यों करता था, बिल्कुल उस घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह जो सुई के नीचे एक जगह आके रुक जाता था। रात कटी गिन गिन तारे, कहता कहता तारे की रट लगा देता था। आसमान तारों से अटा हुआ था। सुगंधी ने उनकी तरफ देखा और कहा, कितने सुंदर हैं। वो चाहती थी कि अपना ध्यान किसी और तरफ पलट दे, पर जब उसने सुंदर कहा तो झट से यह ख्याल उसके दिमाग में कूदा, ये तारे सुंदर हैं पर तू कितनी भोंडी है। क्या भूल गई, अभी अभी तेरी सूरत को फटकारा गया है। सुगंधी बदसूरत तो नहीं थी। ये ख्याल आते ही वो तमाम अक्स एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे जो इन 5 वर्षों के दौरान वो आईने में देख चुकी थी। इसमें शक नहीं कि उसका रंग रूप अब वो नहीं रहा था जो आज से 5 साल पहले था, जबकि वो तमाम फिक्रों से आजाद अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। लेकिन वो बदसूरत तो नहीं हो गई थी। उसकी शक्ल सूरत उन आम औरतों की सी थी जिनकी तरफ मर्द गुजरते गुजरते घूर के देख लिया करते हैं। इसमें वो तमाम खूबियां मौजूद थी जो सुगंधी के ख्याल में हर मर्द उस औरत में जरूरी समझता है जिसके साथ उसे 1-2 रातें बसर करना होती हैं। वक्त जब उसकी निगाहें अपनी रानों पर पड़ती थीं तो वो खुद उनकी गोलाई और गुदगुदाहट को पसंद किया करती थी। वो खुश खलक थी। इन 5 वर्षों के दौरान में शायद ही कोई आदमी उससे नाखुश होकर गया हो। बड़ी मिलनसार थी, बड़ी रहम दिल थी। पिछले दिनों क्रिसमस में जब वो गोल पिठा में रहा करती थी, एक नौजवान लड़का उसके पास आया था। सुबह उठकर जब उसने दूसरे कमरे में जाकर खोंटी से कोट उतारा तो बटवा गायब पाया। सुगंधी का नौकर ये बटवा ले उड़ा था। बेचारा बहुत परेशान हुआ। छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद से मुंबई आया था। अब उसके पास वापस जाने के लिए दाम ना थे। सुगंधी ने तरस खाकर उसे उसके 10 रुपए वापस दे दिए थे। मुझ में क्या बुराई है? सुगंधी ने यह सवाल हर उस चीज से किया जो उसकी आंखों के सामने थी। गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंबे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और सड़क की उखड़ी हुई बजरी, इन सब चीजों की तरफ उसने बारी बारी देखा। फिर आसमान की तरफ निगाहें उठाई जो उसके ऊपर झुका हुआ था, मगर सुगंधी को कोई जवाब न मिला। जवाब उसके अंदर मौजूद था और वो जानती थी कि वो बुरी नहीं, अच्छी है, पर वो चाहती थी कि कोई उसकी तायद करे। कोई कोई उस वक्त उसके कांधों पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह दे, सुगंधी, कौन कहता है तू बुरी है? जो तुझे बुरा कहे वो आप बुरा है। नहीं, ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी का इतना कह देना काफी था, सुगंधी, तू बहुत अच्छी है। वो सोचने लगी कि वो क्यों चाहती है कोई उसकी तारीफ करे। इससे पहले उसे इस बात की इतनी शिद्दत से जरूरत महसूस ना हुई थी। आज क्यों वो बेजान चीजों को भी ऐसी नजरों से देखती है जैसे उन पर अपने अच्छे होने का एहसास तारी करना चाहती है। उसके जिस्म का जर्रा जर्रा क्यों माँ बन रहा है। वो माँ बनकर धरती की हर शय को अपनी गोद में लेने के लिए क्यों तैयार हो रही थी। उसका जी क्यों चाहता था कि सामने वाले गैस के हानि खंबे के साथ चिमट जाए और उसके सर्द लोहे पर अपने गाल रख दे, अपने गरम गरम गाल, और उसकी सारी सर्दी चूस ले। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि गैस के अंधे लैंप, लोहे के खंबे, फुटपाथ के चौकोर पत्थर और हर वो शय जो रात के सुनाटे में उसके आसपास थी, हमदर्दी की नजरों से उसे देख रही है। और उसके ऊपर झुका हुआ आसमान भी, जो मटियाले रंग की ऐसी मोटी चादर मालूम होता था जिसमें बेशुमार सुराख हो रहे थे। उसकी बातें समझता था और सुगंधी को भी ऐसा लगता था कि वो तारों का टमटमाना समझती है, लेकिन उसके अंदर ये क्या गड़बड़ थी। वो क्यों अपने अंदर उस मौसम की फिजा महसूस करती थी जो बारिश से पहले देखने में आया करता है। उसका जी चाहता था कि उसके जिस्म का हर मसाम खुल जाए और जो कुछ उसके अंदर उबल रहा है उनके रास्ते बाहर निकल जाए, पर यह कैसे हो, कैसे हो? सुगंधी कली के नुक्कड़ पर खत डालने वाले लाल भक्के के पास खड़ी थी। हवा के तेज झोंके से उस भक्के की आहनी जुबान जो उसके खुले हुए मुंह में लटकती रहती है लड़खड़ाई तो सुगंधी की निगाहें यकबयक उसकी तरफ उठी।
जिधर मोटर गई थी, मगर उसे कुछ नजर ना आया। उसे कितनी जबरदस्त आरजू थी कि मोटर फिर एक बार आए और ना आए बला से मैं अपनी जान क्यों बेकार हलकान करूं। घर चलते हैं और आराम से लंबी तान कर सोते हैं। इन झगड़ों में रखा ही क्या है, मुफ्त की दर्दसरी ही तो है। चल सुगंधी घर चल, ठंडे पानी का एक डोंगा पी और थोड़ा सा बाम मलकर सो जा। फर्स्ट क्लास नींद आएगी और सब ठीक हो जाएगा। सेठ और उसकी मोटर की ऐसी तैसी। ये सोचते हुए सुगंधी का बोझ हल्का हो गया, जैसे वो किसी ठंडे तालाब से नहा धोकर बाहर निकली है। जिस तरह पूजा करने के बाद उसका जिस्म हल्का हो जाता था, उसी तरह अब भी हल्का हो गया था। घर की तरफ चलने लगी तो ख्यालात का बोझ ना होने के बायस उसके कदम कई बार लड़खड़ाए। अपने मकान के पास पहुंची तो एक टीस के साथ फिर तमाम वाकया उसके दिल में उठा और दर्द की तरह उसके रोए रोए पर छा गया। कदम फिर बोझल हो गए और वो इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करने लगी कि घर से बुलाकर बाहर बाजार में मुंह पर रोशनी का चांटा मारकर एक आदमी ने उसकी अभी अभी हद तक की है। ये ख्याल आया तो उसने अपनी पसलियों पर किसी के सख्त अंगूठे महसूस किए, जैसे कोई उसे भेड़ बकरी की तरह दबा दबा कर देख रहा है कि आया गोश्त भी है या बाल ही बाल है। उस सेठ ने परमात्मा करे, सुगंधी ने चाहा कि उसको बद्दुआ दे, मगर सोचा बद्दुआ देने से क्या बनेगा। मजा तो जब था कि वो सामने होता और वो उसके वजूद के हर जर्रे पर लानतें लिख देती। उसके मुंह पर कुछ ऐसे अल्फाज कहती कि जिंदगी भर बेचैन रहता। कपड़े फाड़ कर उसके सामने नंगी हो जाती और कहती, यही लेने आया था ना तू, ले दाम दिए बिना ले जा, ले दाम दिए बिना ले जा इसे। ये कुछ मैं हूं, जो कुछ मेरे अंदर छुपा हुआ है वो तू क्या तेरा बाप भी नहीं खरीद सकता। इंतकाम के नए नए तरीके सुगंधी के जहन में आ रहे थे। अगर उस सेठ से एक बार, सिर्फ एक बार उसकी मटभीड़ हो जाए तो ये करे, नहीं ये नहीं ये करे, यूं उससे इंतकाम ले, नहीं यूं नहीं यूं। लेकिन जब सुगंधी सोचती कि सेठ से उसका दोबारा मिलना मुहाल है, तो वो उसे एक छोटी सी गाली देने पर ही खुद को राजी कर ले। बस सिर्फ एक छोटी सी गाली जो उसकी नाक पर चिपकू मक्खी की तरह बैठ जाए और हमेशा वहीं जमी रहे। इसी उधेड़बन में वो दूसरी मंजिल पर अपनी खोली के पास पहुंच गई। चोली में से चाबी निकालकर ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाबी हवा ही में घूमकर रह गई। कुंडे में ताला नहीं था। सुगंधी ने कवाड़ अंदर की तरफ दबाए तो हल्की सी चिड़चिड़ाहट पैदा हुई। अंदर से कुंडी खोली गई और दरवाजे ने जमाई ली। सुगंधी अंदर दाखिल हो गई। माधो मूंछों में हंसा और दरवाजा बंद करके सुगंधी से कहने लगा, आज तूने मेरा कहा मान ही लिया। सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बड़ी अच्छी होती है। हर रोज इस तरह सुबह उठकर घूमने जाया करेगी तो सारी सुस्ती दूर हो जाएगी और वो तेरी कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा, जिसकी बाबत तू आए दिन शिकायत किया करती है। विक्टोरिया गार्डन तक हो आई होगी तू, क्यों? सुगंधी ने कोई जवाब न दिया और न माधो ने जवाब की ख्वाहिश जाहिर की। दरअसल जब माधो बात किया करता था तो उसका मतलब ये नहीं होता था कि सुगंधी जरूर उसमें हिस्सा ले, और सुगंधी जब कोई बात किया करती थी तो जरूरी नहीं होता था कि माधो उसमें हिस्सा ले। चूंकि कोई बात करना होती थी इसलिए वो कह दिया करते थे। माधो बैद की कुर्सी पर बैठ गया, जिसकी पुश्त पर उसके तेल से चिपड़े हुए सर ने मैल का एक बहुत बड़ा धब्बा बना रखा था और टांग पर टांग रखकर अपनी मूंछों पर उंगलियां फेरने लगा। सुगंधी पलंग पर बैठ गई और माधो से कहने लगी, मैं आज तेरा इंतजार कर रही थी। माधो बड़ा सटपटाया, इंतजार? तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं आज आने वाला हूँ? सुगंधी के भिंचे हुए लब खुले, उन पर एक पीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने रात तुझे सपने में देखा था, उठी तो कोई भी ना था। सो जी ने कहा चलो कहीं बाहर घूम आए, और माधो खुश होकर बोला और मैं आ गया। भाई बड़े लोगों की बातें बड़ी पक्की होती हैं। किसी ने ठीक कहा है, दिल को दिल से राह होती है। तूने ये सपना कब देखा था? सुगंधी ने जवाब दिया, 4 बजे के करीब। माधो कुर्सी से उठकर सुगंधी के पास बैठ गया, और मैंने तुझे ठीक 2 बजे सपने में देखा, जैसे तू फूलों वाली साड़ी, अरे बिल्कुल यही साड़ी पहने मेरे पास खड़ी है। तेरे हाथों में क्या था? तेरे हाथों में, हाँ, तेरे हाथों में रपौं से भरी हुई थैली थी। तूने ये थैली मेरी झोली में रख दी और कहा,
माधो, तू चिंता क्यों करता है, ले ये थैली, अरे तेरे मेरे रुपए क्या दो हैं। सुगंधी, तेरी जान की कसम। फौरन उठा और टिकट कटाकर इधर का रुख किया। क्या सुनाऊं, बड़ी परेशानी है, बैठे बिठाए एक केस हो गया है। अब 20-30 रुपए हूं तो इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करके छुटकारा मिले। थक तो नहीं गई तू, लेट जा, मेरी तरफ पैर करके लेट जा। सुगंधी लेट गई, दोनों बाहों का तकिया बनाकर वो उन पर सर रखकर लेट गई और इस लहजे में जो उसका अपना नहीं था माधो से कहने लगी, माधो, ये किस मोए ने तुझ पर केस किया है। बेल वेल का डर हो तो मुझसे कह दे, 20-30 क्या 150 भी ऐसे मौकों पर पुलिस के हाथ में थमा दिए जाएं तो फायदा अपना ही है। जान बची लाखों पाए, बस बस अब जाने दे, थकन कुछ ज्यादा नहीं है। मुट्ठी चापी छोड़ और मुझे सारी बात सुना। केस का नाम सुनते ही मेरा दिल धक धक करने लगा है। वापस कब जाएगा तू। माधो को सुगंधी के मुंह से शराब की बात आई तो उसने ये मौका अच्छा समझा और झट से कहा, दोपहर की गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। अगर शाम तक सब इंस्पेक्टर को 150 ना थमाए तो ज्यादा देने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ 50 में काम चल जाएगा। 50, ये कहकर सुगंधी बड़े आराम से उठी और इन 4 तस्वीरों के पास आहिस्ता आहिस्ता गई जो दीवार पर लटक रही थी। बाएं तरफ से तीसरे फ्रेम में माधो की तस्वीर थी। बड़े बड़े फूलों वाले पर्दे के आगे कुर्सी पर वो दोनों रानों पर अपने हाथ रखे बैठा था। एक हाथ में गुलाब का फूल था, पास ही तिपाई पर 2 मोटी मोटी किताबें धरी थी। तस्वीर तस्वीर उतरवाते वक्त तस्वीर उतरवाने वाले का ख्याल माधो पर इस कदर गालिब था कि उसकी हर शय तस्वीर से बाहर निकल निकल कर पुकार रही थी, हमारा फोटो उतरेगा, हमारा फोटो उतरेगा। कैमरे की तरफ माधो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और ऐसा मालूम होता था कि फोटो उतरवाते वक्त उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। सुगंधी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी कुछ ऐसी तीखी और नुकीली थी कि माधो के सून्या सी चुभी। पलंग पर से उठकर वो सुगंधी के पास गया। किसकी तस्वीर देखकर तू इस कदर जोर से हंसी है। सुगंधी ने बाएं हाथ की पहली तस्वीर की तरफ इशारा किया जो म्यूनिसिपैलिटी के दारोगा सफाई की थी, उसकी, म्युनिसिपालिटी के दारोगा की। जरा देख तो इसका थोपड़ा, कहता था एक रानी मुझ पर आशिक हो गई थी, ये मुंह और मसूर की दाल। ये कहकर सुगंधी ने फ्रेम को इस जोर से खींचा कि दीवार में से कील भी प्लस्तर समेत उखड़ आई। माधो की हैरत अभी दूर ना हुई थी कि सुगंधी ने फ्रेम को खिड़की से बाहर फेंक दिया। 2 मंजिलों से फ्रेम नीचे जमीन पर गिरा और कांच टूटने की झनकार सुनाई दी। सुगंधी ने इस झनकार के साथ कहा, रानी भंगन कचरा उठाने आएगी तो मेरे इस राजा को भी साथ ले जाएगी। एक बार फिर उसी नुकीली और तीखी हंसी की फवार सुगंधी के होंठों से गिरना शुरू हुई, जैसे वो उन पर चाकू या छुरी की धार तेज कर रही है। माधो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया, फिर हंसा, ही। सुगंधी ने दूसरा फ्रेम भी नोच लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस साले का यहाँ क्या मतलब है, बॉन्डी शक्ल का कोई आदमी यहाँ नहीं रहेगा। क्यों माधो। माधो फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और फिर हंसा, ही। एक हाथ से सुगंधी ने पगड़ी वाले की तस्वीर उतारी और दूसरा हाथ उस फ्रेम की तरफ बढ़ाया जिसमें माधो का फोटो जुड़ा था। माधो अपनी जगह पर सिमट गया। जैसे हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है, एक सेकंड में फ्रेम कील समेत सुगंधी के हाथ में था। जोर का कहखा लगाकर उसने ऊं की और दोनों फ्रेम एक साथ खिड़की में से बाहर फेंक दिए। 2 मंजिलों से जब फ्रेम जमीन पर गिरे और कांच टूटने की आवाज आई तो माधो को ऐसा मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई चीज टूट गई है। बड़ी मुश्किल से उसने हंसकर कहा, अच्छा किया, मुझे भी ये फोटो पसंद नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सुगंधी माधो के पास आई और कहने लगी, तुझे ये फोटो पसंद नहीं था, पर मैं पूछती हूँ तुझ में ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को पसंद आ सकती है। तेरी पकौड़ा ऐसी नाक, ये तेरा बालों भरा माथा, ये तेरे सूजे हुए नथने, ये तेरे बढ़े हुए कान, ये तेरे मुंह की बास, ये तेरे बदन का मैल। तुझे अपना फोटो पसंद नहीं था, पसंद क्यों होता। तेरे ऐब जो छुपा रखे थे उसने। आजकल जमाना ही ऐसा है, जो ऐब छुपाए वही बुरा। माधो पीछे हटता गया। आखिर जब वो दीवार के साथ लग गया तो उसने अपनी आवाज में जोर पैदा करके कहा, देख सुगंधी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तूने फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया है। अब मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूँ। सुगंधी ने उसके आगे
मादो के लहजे में कहना शुरू किया, अगर तूने फिर से धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने फिर किसी को अपने यहाँ बुलाया तो चुटिया से पकड़कर तुझे बाहर निकाल दूंगा। इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना से ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस खोली का? माधो चकरा गया। सुगंधी ने कहना शुरू किया, मैं बताती हूँ, 15 रुपया भाड़ा है इस खोली का और 10 रुपया भाड़ा है मेरा, और जैसा तुझे मालूम है 2.5 रुपये दलाल के, बाकी रहे 7.5। है ना 7.5? इन 7.5 रुपयों में मैंने ऐसी चीज देने का वचन दिया था जो मैं दे ही नहीं सकती थी, और तू ऐसी चीज लेने आया था जो तू ले ही नहीं सकता था। तेरा मेरा नाता ही क्या था? कुछ भी नहीं, बस ये 10 रुपए तेरे और मेरे बीच में बच रहे थे। सो हम दोनों ने मिलकर ऐसी बात की कि तुझे मेरी जरूरत और मुझे तेरी। पहले तेरे और मेरे बीच में 10 रुपए बजते थे, आज 50 बज रहे हैं। तू भी उनका बजना सुन रहा है और मैं भी उनका बजना सुन रही हूँ। ये तूने अपने बालों का क्या सत्यानाश कर रखा है? ये कहकर सुगंधी ने माधो की टोपी उंगली से एक तरफ उड़ा दी। ये हरकत माधो को बहुत नागवार गुजरी। उसने बड़े कड़े लहजे में कहा, सुगंधी। सुगंधी ने माधो की जेब से रुमाल निकालकर सूंघा और जमीन पर फेंक दिया। ये चिथड़े, ये चंदियां, उफ, कितनी बुरी बात आती है, उठा के बाहर फेंक इनको। माधो चिल्लाया। सुगंधी, सुगंधी ने तेज आवाज में कहा, सुगंधी के बच्चे, तू आया किस लिए यहाँ? तेरी माँ रहती है इस जगह जो तुझे 50 रुपए देगी, या तू कोई ऐसा बड़ा गबरू जवान है जो मैं तुझ पर आशिक हो गई हूँ? कुत्ते कमीने, मुझ पर रौब गांठता है? मैं तेरी दबेल हूँ क्या? भिख मंगे, तू अपने आप को समझ क्या बैठा है? मैं कहती हूँ, तू है कौन? चोर या गठखतरा? इस वक्त तू मेरे मकान में करने क्या आया है? बुलाऊं पुलिस को? पुणे में तुझ पर केस हो ना हो, यहाँ तो तुझ पर एक केस खड़ा कर दूं। माधो सहम गया। दबे हुए लहजे में वो सिर्फ इस कदर कह सका, सुगंधी, तुझे क्या हो गया है? तेरी माँ का सर। तू होता कौन है मुझसे ऐसे सवाल करने वाला? भाग यहाँ से, वरना। सुगंधी की बुलंद आवाज सुनकर उसका खारिशशुदा कुत्ता, जो सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था, हड़बड़ाकर उठ बैठा और माधो की तरफ मुंह उठाकर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के भौंकने के साथ ही सुगंधी जोर से हंसने लगी। माधो डर गया। गिरी हुई टोपी उठाने के लिए वो झुका तो सुगंधी की गरज सुनाई दी, खबरदार, पड़ी रहने दे वहीं, तू जा, तेरे पूना पहुंचते ही मैं इसको मनी ऑर्डर कर दूंगी। ये कहकर वो और जोर से हंसी और हंसती हंसती कुर्सी पर बैठ गई। उसके खारिशशुदा कुत्ते ने भौंक भौंक कर माधो को कमरे से बाहर निकाल दिया। सीढ़ियां उतार कर जब कुत्ता अपनी टुनमुन तुम हिलाता सुगंधी के पास आया और उसके कदमों के पास बैठकर कान फड़फड़ाने लगा तो सुगंधी चौंकी। उसने अपने चारों तरफ एक हौलनाक सुनाटा देखा, ऐसा सुनाटा जो उसने पहले कभी ना देखा था। उसे ऐसा लगा कि हर शय खाली है, जैसे मुसाफिरों से लदी हुई रेलगाड़ी सब स्टेशनों पर मुसाफिर उतारकर अब लोहे के शेड में बिल्कुल अकेली खड़ी है। यह खला जो अचानक सुगंधी के अंदर पैदा हो गया था, उससे बहुत तकलीफ दे रहा था। उसने काफी देर तक इस खला को भरने की कोशिश की, मगर बेसूद। वो एक ही वक्त में बेशुमार ख्यालात अपने दिमाग में ठोंसती थी, मगर बिल्कुल छलनी का सा हिसाब था। उधर दिमाग को पुर करती थी, उधर वो खाली हो जाता था। बहुत देर तक वो बैद की कुर्सी पर बैठी रही। सोच विचार के बाद भी जब उसको अपना दिल परचाने का कोई तरीका ना मिला तो उसने अपने खारिशशुदा कुत्ते को गोद में उठाया और सागवान के चौड़े पलंग पर उसे पहलू में लिटाकर सो गई। सामान्य कराम, मंटो साहब के इस अफसाने का नाम था हद तक। ये कहानी यहाँ पर इख्तिताम हुई और हमारी आज की नशिस्त भी यहाँ पर इख्तिताम को पहुंची। आपसे अगली नशिस्त में मुलाकात होगी। हमारी कहानी को पसंद करने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।